तो मुस्कान 6 महीने हो गए हैं, हम्म। इतनी देर से आपको रीच आउट कर रहे हैं कि प्लीज़ एक पॉडकास्ट दे दीजिए, पॉडकास्ट दे दीजिए। कहाँ थी बिजी? किताब लिखने में? हाँ, एक तो किताब वाला भी बात था और फिर मतलब टाइम नहीं उतना मैच हो पाया क्योंकि हम्म जब आप आए तो वो भी लिमिटेड हो गया, फिर आप यहाँ पे रहते नहीं हो तो बहुत हम्म, सारी चीज़ें हुई ऐसे। हाँ वो तो है, बट अब फाइनली पॉडकास्ट। देर है दुरुस्त है। हम्म। तो अब जो ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो मेरा जो एक मोटिव था या मेरा एक था कि हम एक स्टार्ट करेंगे ऐसे किस्से से जो लंबा चलेगा। हम्म। जितना जितना वो आगे चलता जाएगा उतना ही वो सस्पेंस भी होगा, थ्रिलर भी होगा, और जो हमारे व्यूअर्स को चाहिए हॉन्टेड हॉरर सब कुछ होगा। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से उस इंसिडेंट को कीजिए, नरेट कीजिए, बताइए जो आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रही थी। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। तो हम्म मुझे ना हॉरर स्टोरीज जब मैं सुनाती हूँ तो मेरे को सुनने वाले लोग थोड़े अलग अलग है। कुछ हम्म वैसे जिन्हें सिर्फ हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, कुछ वैसे हैं जिन्हें बस स्टोरी सुनना पसंद है तो उन्होंने हॉरर को भी इंक्लूड कर लिया। हम्म पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं और इसलिए अब इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट आया और अब इसलिए वो स्टोरी सुनते हैं हम्म हॉरर से रिलेटेड। तो एक मेरे फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी सुनाई थी। मैं उनकी कहानी आपको बता रही हूँ, ठीक हम्म है? तो उनका कहना है, उन्होंने जो वो कहानी मुझे बताई थी, मैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। वो मुर्दा घर में काम करते हैं। हम्म, अब वैसे ही अगर आप सुनोगे कोई मुर्दा घर में काम करता है, ये थोड़ा वैसे ही सुनने में आपको लगता है कि डर नहीं लगता, सही है है। ना? क्योंकि मुर्दा घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब एक ना एक दिन जाते हैं। नहीं, सब तो नहीं जाते। मतलब खैर लाइक वैसे तो कोई मुर्दा घर ना आ ही जाए, अच्छा मतलब है। मर जाते हैं ना मरते कोई, हैं, पर जैसे मुर्दा घर हर कोई नहीं हाँ, जाता। जैसे कुछ लोग के अलग रिचुअल्स होते हैं, उन्हें हम्म, जला दिया जाता है, बट मतलब इन द एंड सब मरते हैं, देखो राइट? ना, मोर्चरी इन द सेंस क्या होता है कि थोड़ा सा मैं व्यूज के लिए करता हूँ, हम्म। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जहाँ पर मोस्ट पॉसिबली पोस्टमार्टम के लिए जब रिक्वायरमेंट होती है तो मोर्चरी में रखा जाता है। हाँ हाँ। तो ये होता है कि मुर्दा घर में, अदरवाइज यही होता है कि मुर्दा घर ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद होता है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम वाली बॉडी कोई ना ही देखे तो अच्छा। हमने नहीं देखी है देखे तो तो बहुत बुरी हालत में होती है। हाँ, बट आजकल काफी लोग पुश करते हैं कि पोस्टमार्टम हो, जैसे अगर किसी का भी डेथ हो जाती हम्म है, चाहे मेडिकल तरीके से ही क्यों ना हो, हम्म, काफी लोग पुश करते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ। हाँ सही है। तो इसलिए बहुत लोग अब करना चालू कर गए हैं। तो हम्म माय पॉइंट इज कि वो मुर्दा घर में काम करते हैं, तो उसने ऐसे ही बहुत बॉडीज भी देखी है हम्म और उसने ऐसा ऐसा काम करा है जो अगर आप और मैं करने जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। हम्म समझो, मैं और आप अगर जाएं, अगर हमें बोला जाए कि मुर्दा घर में जाके तुम एक रात ही लाइक जाके वीडियो बना लो, तो शायद हमें डर लगेगा हम्म क्योंकि वहाँ पे इतना बॉडीज रखी होती है, वाइब काफ़ी नेगेटिव होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो मुर्दा घर में काम करता था। तो अब जब आप ये काम करते हो ना, तो आपको सर्टेन लेवल ऑफ वो हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हो आप, कि आपको हम्म जल्दी से डर नहीं लगता, हम्म या आप बहुत पक्के दिल के हो जाते हो, हम्म आपको डराना वैसे ईजी नहीं होता। तो बोलते हैं कि जब मैंने मुर्दा घर में स्टार्ट करा था ना काम करना, तो मुझे बहुत चीज़ें होने लगी थी। हम्म जैसे मुझे रातों को डरावने सपने आते थे। मान लो मैंने आज उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा, तो मुझे रात को इसका सपना आता था जहाँ पे मुझे खड़ा हुआ दिखता था सपने में, कहीं दूर खड़ा हुआ दिखता था, या कहीं ऐसा दिखता था मुझे कि ये मेरे कमरे के अंदर है। तो जब वो उसे ज्वाइन करा तो उसके साथ ऐसे बहुत पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए कि उसको रातों को डरावने सपने आने लग गए, वो बिना मतलब के बीमार होने लग गया। जैसे अभी सही है, अचानक से बहुत सर में दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बॉडी ऐसे रहेगी जैसे बिल्कुल जान ही नहीं है, ठीक है? बहुत नेगेटिव नेगेटिव होने लग गया उसके साथ। पर अब क्योंकि कोई मुर्दा घर में काम तब करते हैं जब जब पैसे की ज़्यादा नीड हो, या जब हो सकता है आपकी फील्ड से कुछ रिलेटेड हो, या आपने उस चीज़ का काम करा हो या देखा हो तब कर रहे हो। बट ज़्यादातर पैसे की मजबूरी में लोग करते हैं, ठीक है? तो अब क्योंकि उसकी जो रीज़न था वो पैसे की मजबूरी थी, तो उसने सोचा कि मैं जॉब तो छोड़ नहीं सकता था और कितने ही दिन में डर डर के काटता। तो मैंने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। जब आप एक चीज़ बार करते हो तो आपको एक वो हो जाता है कि हाँ, आपको डरना या फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। होता है, हार्ड इम्यूनिटी हो जाती है जैसे कहते हाँ हैं हाँ नॉर्मल। हाँ। तो उसको वो इम्यूनिटी मिल गई कि अब उसको अगर सपने आते थे, सब होता था, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर धीरे धीरे ना उसका ये बढ़ने लगा। अब तक जो उसको चीज़ नाइटमेयर में, सपनों में दिखती थी ना, कभी कभी जब वो पोस्टमार्टम कर रहा होता था ना, तो उसे हकीकत में वो चीज़ अपने सामने खुली आंखों से दिखती थी। पर अब वो उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना जान चुका था कि ये इंसान है, ये मेरा वहम है, ये स्पिरिट है, उसको सब पता था। पर फिर भी अब उसको इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। उसके साथ इस मुर्दा घर में ना एक और आदमी काम करता था, पर वो आदमी ना काफ़ी कम समय से काम करता था, क्योंकि उसके अलावा जो भी लोग यहाँ काम करने आए ना,
5-6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि सबके साथ सेम होता था जो इसके साथ हो रहा है। सबको पहले सपने आते थे, सपने में डर लगता था, सपने में बॉडीज दिखती थी, तबीयत खराब रहना, बॉडी में बिल्कुल जान न रहना, डिप्रेस हो जाना, सब कुछ होता था। और धीरे धीरे उन्हें भी वो लोग दिखने लग जाते थे जो इसको दिखते हैं। तो ये तो वो चीज़ सह गया, ये तो नहीं डरा, पर बाकी सब डर डर के हर 5-6 महीने बाद लोग चेंज कर लेते थे जॉब और छोड़ के चले जाते थे। तो इसको आदत है कि अगर कोई नया आएगा तो कभी भी आ सकता है और कभी भी जॉब छोड़ के भी जा सकता है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही अपनी जॉब वॉब कर रहा था तो एक एम्बुलेंस आई इसके पास, ठीक है। और एम्बुलेंस में, और जब ये टाइम था ना तब ये अकेला ही काम कर रहा था, जो इसका पार्टनर था वो जॉब छोड़ के जा चुका था और 2-4 दिन ही हुए थे उस बात को। तो जब एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस के अंदर एक बंदा बैठा हुआ आता है और जब बॉडी निकलती है तो वो बंदा उस बॉडी के साथ वहीं रुक जाता है। कहता है कि मेरे को नया यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा है और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे काम करूँगा, और ये बॉडी आई रही थी और हमारी कुछ बात हो गई तो मैं इस बॉडी के साथ एम्बुलेंस में ही आ गया। ऐसे करके वो कुछ भी बहाना दे के वहीं रुक जाता है। तो वो पर ऐसा एकदम ही वो बना देता है अर्जेंसी, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई भी कुछ अर्जेंसी बना देगा ना कि जल्दी करो मैं 5 मिनट में जा रही हूँ, तो आप में भी वो हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो वो जो नया लड़का आता है एम्बुलेंस में बैठ के, वो कहता है कि इस बॉडी का आज रात में ही पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है और कल तक इसके रिजल्ट हमको बिल्कुल तैयार करने हैं, ये बहुत ज़रूरी केस है, इसके पीछे इतनी वो है वो बहुत अर्जेंसी बना देता है। तो ये दोनों वो बॉडी लेके चले जाते हैं, मुर्दा घर के अंदर चले जाते हैं। अप अंटिल नाउ वो बॉडी के पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ ढका हुआ है, सब कुछ चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना मुर्दा घर में जहाँ पे बॉडीज को रखा जाता है, सबसे पहले उस बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। जब तक वो टेबल वेबल तैयार कर रहे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, तब तक बाहर तो रख नहीं सकते। तो उन्होंने वो बॉडी कोल्ड स्टोरेज में रख दी, दोनों ने जाके उठा के एक उस यूनिट में कोल्ड स्टोरेज में रख दी। जैसे ही वो कोल्ड स्टोरेज में बॉडी रख के गेट बंद करते हैं ना, ये जो लड़का ये जो आदमी जिसने मुझे, मेरा फॉलोअर जिसने स्टैंड करी स्टोरी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेने और अपना काम हम करते हुए दूसरे रूम में चला गया और वो जो नया लड़का आया था वो वहीं रह गया कोल्ड स्टोरेज के पास। अब ये दूसरे रूम में जाता है तो ये देखता है कि उसी कोल्ड स्टोरेज से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे वहाँ के यूनिट के जो दरवाजे होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे, उन्हें कोई खोल के बंद कर रहा है, बार बार खोल बंद ऐसे कर रहा है। तो ये देखता है कि क्या आवाज़ है, फिर उसको लगता है शायद वो जो नया लड़का है वो चेक कर रहा होगा या वो देख रहा होगा कि नई जगह पे आया है, तो देख रहा होगा क्या सिस्टम है, क्या चीज़ कैसे रखी जाती है, क्या होता है। तो इतना ध्यान नहीं देता। फिर एकदम से बहुत तेज आवाज़ आती है, सारे दरवाजे एक साथ बंद होने की, वो कोल्ड स्टोरेज की। तो डर जाता है क्या ये तो नॉर्मल नहीं है। तो भागते भागते वहाँ जाता है और देखते हैं वो लड़का गायब होता है। वो जो नया लड़का होता है वो नहीं होता। तो अब क्योंकि ये जो पूरी जगह है, ये पूरा जो मुर्दा घर है, वो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, तो और लॉक्ड भी था आगे से, क्योंकि अभी तो आया अंदर से लॉक था। तो हर जगह जाके देखता है, दूसरे कमरे में जाके देखता है, जो उनका टेबल वेबल होता है उसके पास, हर जगह वॉशरूम पे जाके देखता है और गेट पे भी जाके देखता है। गेट अभी भी अंदर से लॉक्ड है, तो अगर वो लड़का कहीं है तो यहीं होगा, बाहर तो जा नहीं सकता। तो देखते कहीं नहीं है। अब जब वो इस चीज़ को देख रहा है, वो वॉशरूम वगैरह जाके देख रहा है, तब उसको फिर से आवाज़ आती है कि कोल्ड स्टोरेज का दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है। तो भाग के वहाँ जाता है कि मे बी वो वहाँ हो। तो वो लड़का वहाँ अब भी नहीं होता, पर जो लाश इन्होंने अभी रखी होती है, वो लाश उस यूनिट से बाहर निकल के गिर गई होती है। उसके पैर नीचे और सर अभी भी यूनिट में अटका हुआ है, चद्दर अभी भी लगी हुई है, ठीक है। तो चद्दर मुंह की तरफ है और पैरों की तरफ से हट गई है। तो ये सोचता है कि अब मैं इसे अकेले कैसे ऊपर लिफ्ट करके रखूं, तो वो नीचे उतार लेता है, ठीक है। वो नीचे उतारता है तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, वो उसकी चद्दर हटा के देखता है। जब वो चद्दर हटाता है तो वो देखते हैं कि जो लड़का अभी तक उसके साथ यहाँ पे एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, वही मरा हुआ है, उसी की बॉडी यही है। लेकिन कुछ समय पहले तो जब उसकी बॉडी को लेकर आए थे, तो वो कह रहे थे कि इसका कल ही जो भी आज ही पोस्टमार्टम करना है, तो तब वो लड़का प्रेजेंट था उनके साथ। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो लड़के की बॉडी खुद ही आ गई वहाँ पे? वही तो बात है कि अभी तक उसको क्या हो रहा था कि वो लड़का एम्बुलेंस में आया, वो बॉडी लेके आया, इसके साथ चला फिरा, अंदर गया, बॉडी उठाई, अंदर चला गया। फिर जैसे इसने मुंह पलटा, वो लड़का गायब हो गया। और वो जब चद्दर उठा के देखते हैं तो वो लड़का मरा हुआ मिलता है। तो जो ये आदमी मुझे स्टोरी सुना रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम वो लड़का मरा हुआ ही होता है।
तो जो ये मेरा फॉलोअर होता है, अगर आप उसकी थ्योरी मानो, तो जो ये लड़का इसे नया दिख रहा होता है, एक्चुअल में वो एक स्पिरिट होती है इस मरे हुए आदमी की, जिसकी बॉडी से आज मिली हुई होती है। और ये स्पिरिट उस एम्बुलेंस में बैठ के आई होती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना, जब आप मरते हो तो 13 दिन तक, हमारे धर्म में माना जाता है 13 दिन तक आप अपने परिवार और बॉडी के और घर के आसपास रहते हो। हाँ, सही है। तो मेरे फॉलोअर के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी के पास था, और जैसे ही वो उसकी बॉडी मुर्दा घर में आई, किसी भी रीजन की वजह से आई कि क्यों होना था पोस्टमार्टम, पर जब वो बॉडी आई तो वो उसकी स्पिरिट भी आ गई, और उसकी स्पिरिट ऐसा एक्ट कर रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि मेरे फॉलोअर को वो दिख रहा है, वो ऐसा एक्ट कर रही थी, ब्लेंड इन होने की कोशिश कर रही थी। अब वो स्पिरिट वहां से क्यों भागी या ये क्यों इसके पास है, ये तो मतलब ऑब्वियसली नहीं पता, पर ये उसका एक हॉरर एक्सपीरियंस है जो वो आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने मुर्दा घर में काम करा था, तो उसने ऐसी चीजें एनकाउंटर करी थी जो आप नॉर्मल तो नहीं मान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो सबसे हटके था, क्योंकि अगर अब तक उसे कुछ दिख रहा तो या तो सपने में दिख रहा था, या तो कमरे में भी दिख रहा था, तो कोने में ना उससे बात कर रहा था, ना उसकी तरफ आ रहा था, ना उसे डरा रहा था। फिजिकली जो उस पर हो रहा था, पर कुछ वैसे डराने वाला नहीं हो रहा था, पर ये तो एक ऐसा इंटरेक्शन था ना स्पिरिट के साथ, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, उसने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद से उसके साथ ज्यादा चीजें होने लग गई। अब उसको ज्यादा मरे हुए लोगों की आत्मा दिखने लग गई, उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई, और उसको लगा कि इंटरेक्शन के बाद उसने एक ऐसा पोर्टल खोल दिया है कि अब उसे वो हर चीज दिख रही है जो एक इंसान के, नॉर्मल इंसान के समझ से और देखने से बहुत आगे है। तो वो इस चीज़ से डर गया और उसने वो जॉब छोड़ दी। अब क्योंकि वो मेरी स्टोरीज देखता होगा, और मैंने अभी सीरीज स्टार्ट करी थी जहाँ पे कोई भी मेरे साथ स्टोरी शेयर कर सकता है अगर उनके साथ कुछ हुई हो, तब उन्होंने मेरे साथ ये शेयर करी थी। और कुछ ऐसा पता लगा कि उसका जो जिसकी डेड बॉडी थी उसका कुछ हिस्ट्री, कोई कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ क्रिमिनल वगैरह की बॉडीज हों तो होता है कि उनकी आत्मा भी डेविल होती है, परेशान करती है। जैसे इसमें एक मेन पॉइंट था कि इसकी बॉडी जल्दी से जल्दी हमने प्रोसेस करनी है, फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी है, तो उसमें कुछ उसका उन्होंने कारण बताया कि कुछ पता लगा कि क्यों, ये रीजन क्यों था? नहीं, क्योंकि ये खुद इतना डर गया था इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ कि उसने वहां पे इतनी जांच पड़ताल इस केस से करने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो ज्यादा इस चीज में घुस गया तो सकते बाहर ना निकल पाए। हो सकता है फिर उसकी स्पिरिट उसी के साथ चिपक जाए कि अगर मेरे साथ, अगर मान लो उस बॉडी के साथ या उस आदमी के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ अब मौत हो गई या जो भी, और उसकी स्पिरिट इस पे आ गई, तो इसकी तो लाइफ खराब हो गई ना। सही बात है। तो इस डर की वजह से उसने ज्यादा इस केस में घुसने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को ना ऐसा बताया भी और लगता भी कि अगर आप किसी मरे हुए इंसान की जिसके साथ बहुत अनजस्ट कुछ हुआ हो, उसकी एक मिस्ट्री सॉल्व करने लग जाओ ना, तो अगर आप भूतों में मानते हो और अगर आप ये मानते हो कि स्पिरिट्स जेन्युइनली रहती हैं, तो अगर उसकी स्पिरिट है तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी कहानी में इतना ज्यादा घुस गए हो ना, इसलिए। और इसके अलावा जैसे आपने बात की कि जो ये मुर्दाघर का सारा था, तो ये उन्होंने बताया कि किस शहर की बात है, कौन सी लोकेशन की बात है? नहीं, उन्होंने ये सब डिस्क्लोज नहीं करा, क्योंकि मैंने ये भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप चाहो तो आप बहुत डिटेल्स बता सकते हो, या आप चाहो तो आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा सीक्रेट रख सकते हो, कि नाम मत बताओ या शहर की नाम मत बताओ या जगह का नाम मत बताओ। तो उन्होंने कोई जगह या उस जगह का नाम नहीं बताया, शहर का नाम नहीं बताया, बिकॉज असली में ऐसा अगर मुर्दाघर है और वो ये कहानी डिस्क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा ना, कोई फिर इसके ऊपर बात आ गई तो, क्योंकि पहले वो वहाँ काम करता था। सही है, इसलिए तो उन्होंने नहीं बताया। अब जैसे आप बात कर रही हैं कि आपके पास तो काफ़ी किस्से कहानी आते हैं, तो ये वन ऑफ काइंड थी और फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी डेंजरस थी, और मॉर्चरी की कहानी मेरे पास भी काफ़ी आती रहती हैं, और सब वैसे एक से बढ़कर एक भयानक होती हैं। लोकेशन ही कुछ ऐसी है, उसका ओरा ही कुछ ऐसा है कि इन केस, वैसे तो होता है बट इन केस कुछ ना भी हो फिर भी इंसान महसूस करता है कुछ ऐसी बातें, करने लग जाता है। अब आप फिर बताओ इसके अलावा कौन कौन सी किस्से आपके साथ शेयर हुए, और जैसे व्यूअर्स की डिमांड होती है कि भयानक से भयानक किस्सा होना चाहिए। तो ये कहानी मेरे पास एक और है, और ये भी मुझे मेरी एक फॉलोअर ने ही भेजा था, ठीक है। तो फॉलोअर का नाम अंजलि है, उन्होंने अपना नाम वाम बताने से मना नहीं करा, तो मैं नाम बता देती हूँ। तो अंजलि है, अंजलि बताती हैं कि
उन्हें ना घूमने फिरने का बहुत शौक था, और क्योंकि वो घूमती फिरती बहुत थी तो वो हर जगह से शॉपिंग बहुत करती थी, क्योंकि उन्हें चीजें खरीद के उसको एक याद बनाने का बहुत शौक था। तो मान लो अगर वो गोवा पे गई है तो वो कोई ऐसा एक ब्रेसलेट ले आएंगी या गले में पहनने के लिए नेकलेस ले आएंगी जो गोवा में बनता है, स्पेशली वहाँ पे बनता है या वहाँ की याद दिलाता है। तो वो मेरे को ऐसे बताती है कि एक दिन वो जयपुर में गई, तो जयपुर में ना ऐसी बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पे एंटीक्स मिलते हैं, पर उनमें से एक शॉप बहुत फेमस है जहाँ पे आपको एंटीक चीजें मिलेगी। एंटीक चीजें एज इन जो बहुत सालों पुरानी, डेकेड्स पुरानी हो। हाँ, और बहुत ही ज्यादा मतलब उनमें कारीगरी ना बहुत अलग और बहुत ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि आजकल तो सब मिनिमलिस्टिक चीज खरीदते हैं कि अगर कोई कप भी खरीदेगा एकदम बहुत ही प्लेन डिजाइन का, सॉलिड कलर्स का। पर पहले अगर कप भी बनते थे तो वो इतने डिजाइन वाले बनते थे ना कि उसमें ऐसे कारीगरी होगी, ऐसा डिजाइन होगा। हाँ, तो जयपुर में तो वैसे ही बहुत ज्यादा चीज ऐसी बिकती है जो बहुत सुंदर होती है। तो उनमें जो ये एंटीक शॉप थी वहां पे जैसे ये गई उसे बहुत चीजें मिली, और जब इसने शॉप के उस ओनर से बात करी कि ये चीज आप कहाँ से लाते हो, तो शॉप के ओनर ने बताया कि ये चीजें ना पुश्तैनी चीजें हैं जो लोग कभी शायद पैसे के चक्कर में, पैसे चाहिए तो बेच देते हैं, या रखना नहीं है तब बेच देते हैं, उसके वो गिरवी रख देते थे या बेच देते थे। तो ये जो भी है ना वो पुरखों से चला आता है और बहुत पुश्तैनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल था उस शॉप में। तो ये बात सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ बेचूं नहीं तो शायद ठीक है आपको ज़रूरत हो कि आप ले लोगे, पर अगर मैं आपको एक चीज़ बेचूं जिसके पीछे कहानी है कि वो इतनी सदियों पुरानी है, उस राजा ने पहनी थी, आपकी ना फैसिनेटिंग बात है। और जब वो लड़की होती है वो अंकल से बात करती है ना, वो अंकल उसे हर चीज़ के पीछे कहानी सुनाते हैं कि अगर ये फ्लावर वेस रखा है तो ये फ्लावर वेस कहाँ से आया, कि मान लो ये 70 साल पुराना फ्लावर वेस है और इस ज़मींदार के घर पे था, उस ज़मींदार के घर पे ऐसे ऐसे दिक्कत हुई, उसने ये बेच दिया, उसके पहले 4 पुरखों पे वो फ्लावर वेस गया और आज बेच दिया उसने। मतलब ये तो मैं एक वैसे बता रही हूँ, पर उस लड़की ने बताया कि वो हर चीज़ के पीछे कहानी सुनाता है। तो वहाँ पे ना उस लड़की को एक रिंग दिखाई देती है, और वो रिंग कैसी होती है, वो काफ़ी थिक रिंग होती है और उसके बीचों बीच एक काला पत्थर लगा होता है। तो वो रिंग दिखने में ही बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और सुंदर होती है, और काला पत्थर लगा हुआ है तो आप समझ लो वैसे ही थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट कर जाती है, ऐसे जिनको ब्लैक वगैरह कलर पसंद है वगैरह वगैरह, तो उसको बहुत एस्थेटिक लगती है और उसको लगता है कि मुझे खरीदनी है। तो वो उस लड़की जो लड़की होती है वो उस अंकल से पूछते हैं कि इसकी कहानी सुनाओ। तो अंकल बताते हैं कि एक बहुत ही रिच फैमिली थी जिसकी बहू की रिंग है ये, और एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में उस बहू की मौत हो गई। उसके बाद इस फैमिली को लगा कि इस बहू की सारी चीज़ों को बेच देना चाहिए सो दैट उनका बेटा मूव ऑन कर सके। और ये रिंग उसकी बहू की, वो जो लेडी थी जो मरी थी उस फैमिली की बहू, उसकी फेवरेट रिंग थी। ये उसे बचपन से पहनती हुई आ रही थी, मतलब 17-18 साल की उम्र से पहनती हुई आ रही थी और अपने घर से ही लेके आई थी। और ये ऐसी आखिरी चीज़ थी जो उस लेडी के पास थी उसके मौत के टाइम से पहले। मतलब कपड़े वापड़े तो एक चीज़ होती है, बट उस लेडी के शरीर के ऊपर कपड़ों के अलावा अगर कुछ था तो ये रिंग थी। और आसपास भी मतलब मान लो अगर उसको कुछ खास था तो, क्योंकि इस रिंग की इतनी ज़्यादा मेमोरी थी उस लेडी से रिलेटेड, इसलिए उसके घर वालों ने वो रिंग बेच दी। और वो बहुत लोगों के पास गई और अब फाइनली इनको मिली है। जिसके पास भी जाती वो उसने भी कुछ ना कुछ रीजन से बेच दी। पर उन अंकल ने ये नहीं बताया कि ये रिंग लोग इतना जल्दी जल्दी बेच क्यों रहे थे। ठीक है, तो वो लड़की ये कहानी सुन के बहुत फैसिनेट हो जाती है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे को भी चाहिए। वो लड़की वो रिंग खरीद लेती है। अब अप अंटिल नाउ अगर कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा घूम रही है फिर रही है तो वो 9 to 5 जॉब तो नहीं करती हो, सही है ना। तो वो लड़की मुझे बताती है कि वो फ्रीलांसर है और वो प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी कि अगर आज उस पर कोई प्रोजेक्ट आया तो वो घर से ही काम कर रही है और 3 महीने का प्रोजेक्ट है, हो सकता है फिर उस पर वो प्रोजेक्ट ना आए तो उसे दूसरा ढूंढना पड़े। तो मुझे बताती कि इस मोमेंट से पहले, जयपुर की इस ट्रिप से पहले उसे पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि वैसे उस पर कोई स्टेबल जॉब नहीं थी और जो पैसे उस पर आते थे वो घूमने में लगा देती थी। तो कोई ऐसा उस पर प्रेशर भी नहीं था। पर एक होता है ना अगर फिक्स इनकम हो तो इंसान थोड़ा और दिमाग उसका ज़्यादा टेंशन नहीं होता, कुछ सबसे सेट हो जाता है कि ठीक है। हाँ। तो वो लड़की बताती है उसकी फिक्स इनकम नहीं थी पर उसने कभी अपने घूमने फिरने पे रोक नहीं डाली। तो वो लड़की मुझे बताती है कि
इस ट्रिप से पहले उस लड़की के पास पैसों की बहुत दिक्कत होती थी प्रोजेक्ट्स की वजह से, पर जब से वो ट्रिप पे गई और जब से उसने वो अंगूठी पहनी ना, उसमें बहुत प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो स्टार्टिंग में उसे लगा कि ये रिंग मेरे लिए बहुत लकी है। मान लो अगर आज मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ, आप उसे पहनते हो और चाहे कोइंसिडेंस ही सही, पर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ आने लग जाए, चाहे काम, फेम, व्यूज, कुछ भी आने लग जाए, तो आपको एक हो जाता है माइंडसेट में, क्या पता ये मेरे लिए लकी हो। और ये सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, अगर आप क्रिकेटर्स भी देखो, एक्टर्स भी देखो, सबके मन में एक सुपरस्टिशन थोड़ा बहुत रहता ही है। बहुत सारे क्रिकेटर्स है जो एक सिग्नेचर मूव करते हैं कि मेरे लिए लकी मूव है, मैं करता हूँ तो जीत जाता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स है जो एक स्पेसिफिक चीज को रखते हैं अपने पास ये सोच के कि लकी है। मेरे साथ भी है, मेरे को भी कुछ चीजें लगती है ऐसे, तो मैं भी रखती हूँ और बहुत लोग रखते हैं। उस लड़की को लगा कि ये रिंग मेरे लिए लकी है और अब ये रिंग मैं नहीं उतारूंगी। अब क्योंकि उसको वो भी शक था कि ये मेरे लिए लकी है और वो सुंदर भी बहुत थी रिंग, तो वो पहने रखती है। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन उसके पास ना प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से भी उस पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। तो वो रातों को वैसे ही नहीं सो पाती, पर जब वो सोने की कोशिश भी करती है ना, तब भी नहीं सो पाती। मतलब जैसे वो रात को 1 बजे सोने के लिए कोशिश करी तो उसे 4-5 बजे तक नींद ही नहीं आएगी। 5-6 बजे जब बॉडी एकदम थक के हारेगी तब वो सोएगी, वो भी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। तो मुझे बताती कि मेरी ना तबीयत खराब होने लगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा होने लग गया, पर मेरी तबीयत थोड़ा डल होने लगी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं हमेशा थकी हुई रहती थी, मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे हाथ में एक अजीब सा सेंसेशन होता था, और उसी हाथ में जिसमें वो रिंग थी। तो पहले मुझे लगा हो सकता है रिंग बहुत ज्यादा टाइट हो, पर मैंने देखा वो रिंग भी लूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसा होता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके मन में तो ये होता है ना कि ये तो बहुत लकी रिंग है, रिंग की तो कोई गलती हो नहीं सकती। तो उसे लगा शायद मुझ पर वर्कलोड आ गया ना, तो मैं बॉडी वाइज उसको हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप ज्यादा काम भी करते हो तो स्ट्रेस की वजह से भी आप बीमार हो जाते हो या नहीं सो रहे तो हो गई, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब 1-2 हफ्ते बाद उसे सपने आने लग गए। अब उसे सपने क्या आते थे, अब हमें सपने आएंगे तो आप सुबह उठोगे, आप भूल जाओगे, 80% चांस है कि आप ऑलमोस्ट भूल जाओगे, या कुछ लोग को तो याद ही नहीं रहता, बहुत होता है। और कभी कभी होगा कि आपको दिन के स्टार्टिंग के 2 घंटे याद होगा, रात तक आप भूल जाओगे। क्योंकि सपने बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, ब्लरी टाइप्स, याद नहीं रहते, मेमोरी में ही रहते हैं। और जब तक बहुत कोई भयानक सपना ना आया हो जिसके बारे में आपने उठते ही बात करी हो, आपको वो याद नहीं रहता। तो लड़की कहती है मुझे डरावने सपने आते, वो भी ऐसे जैसे वो मेरे साथ हो रहा हो, कि सपने में मेरे को दिख रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, पर मुझे मैं नहीं दिखती थी, एक लेडी के सपने आते थे। मैंने उससे पूछा कौन सी लेडी, क्या वो? तो वो बोलती कि उसे ऐसे सपने आते थे कि वो एक घर में है, उस घर में उसकी शादी वादी हुई है, वो अपने पति ससुर ससुराल में रहती है सबके साथ, और उसकी लाइफ बहुत दुखी है। मतलब वो बहुत रिच फैमिली में आई है, पर उसका पति से मारता है, उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते हैं, उसको कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा उसको फील हो रहा है सपने में। ठीक है, वो बताती है कि सपने में वो लेडी के साथ जो भी हो रहा है ना, मुझे वो इतना डीपली महसूस होता था कि अगर मान लो उस लेडी को उस सपने में किसी ने मारा, तो अगले दिन जब मैं उठती हूँ ना, उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे मुझे दर्द होता था जैसे किसी ने मुझे मारा हो। और ये सपने भी इतने रियलिस्टिक होते थे कि मुझे एक एक डिटेल याद है, कि अगर तुम पूछोगे कि क्या हुआ उस सपने में, तो मैं तुम्हें टाइम बाय टाइम बता सकती हूँ कि ऐसा सपना स्टार्ट हुआ, सुबह का वक्त और रात को सपना खत्म हुआ और ये हुआ। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो सपने में एक दिन चल रहा है, और पर वो रात के सब 7 घंटे होते थे, पर मैंने उन 7 घंटे में पूरा दिन देख लिया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने वो पूरा दिन देखा, वो दिन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, कि अगर आज 18 तारीख है तो कल 19 तारीख है, और वो भी सपने की बात बता रही है वो। तो कहते हैं मुझे 1-2 हफ्ते बाद ऐसे हर रोज सपने आने लगे जैसे मैं किसी और की लाइफ जी रही हूँ। उसके इमोशंस फील होने लगे, और क्योंकि उसका पति उसे मारता था, वो ना खुश थी, तो ये भी ना खुश रहने लग गई, क्योंकि अगर वो पिटी सपने में तो इसके भी दर्द होता था, और अगर वो दुखी है तो ये भी दुखी रहती थी। तो उसे बहुत ज्यादा क्लियर सपने आने लगे। तो पहले इसने क्या सोचा कि क्योंकि मैंने इतना घूम घूम के ये सब देखा है और मैंने इस स्टोरी को सुना हुआ है एक बार, तो हो सकता है मेरा दिमाग मुझ पे कोई गेम्स खेल रहा है। और क्योंकि अभी मेरे पे वर्कलोड आया, अब से पहले मैंने कभी लाइफ में इतना काम एक साथ करा नहीं, तो हो सकता है मेरी बॉडी उस चीज को नहीं ले पा रही और रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं देती। पर उसके साथ जब ये रेगुलर 2-3 हफ्ते हो जाता है, और अब उसको बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि आपको हर दिन उठ के बुरा लग रहा है, हर दिन आपका मूड ऑफ है, हर दिन आपके दर्द रह रहा है शरीर में,
हर दिन आप दुखी फील कर रहे हो, वो भी किसी और के लिए। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, पैसा है, सब है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर आप दुखी हो, तो कब तक ये इंसान करेगा? तो 2-3 हफ्ते बाद वो एक साइकाइट्रिस्ट पे जाती है, उसे अपनी चीज़ें बताती है। तो साइकाइट्रिस्ट बीइंग अ डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप ये दवाई ले लो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये कॉज हो सकता है, आप दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो दवाइयाँ लेना भी चालू कर देती है, पर उसके साथ कुछ नहीं होता। पर दवाइयाँ लेने के बाद एक कुछ दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको नम कर देती है ना, कि आपको क्या महसूस हो रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे, अनकॉन्शियस हो जाता है, समथिंग ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस ऐसे नहीं कि बेहोश वाला, हाँ, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, हाँ, मतलब नम इस तरीके से कि अगर मैंने सुबह दवाई ली और मैं पूरे दिन में हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मुझे खुशी नहीं है, कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी मुझे, आंखें खुली लेकिन दिमाग सो रहा है, हाँ, कोई बुरा नहीं लग रहा है, बस मैं अपना काम करे जा रही हूँ, मेरे में फीलिंग्स उतना फील नहीं कर पा रही। कुछ दवाई ऐसी होती है जो बहुत सीवियर केसेस में दी जाती है, तो शायद इस लड़की का केस उतना सीवियर होगा, इसको भी वो दवाइयाँ मिली, तो ये कहती है कि मेरे को फील तब भी हो रहा है सब कुछ, पर अब मैं उसको उतनी इंटेंसिटी से समझ नहीं पा रही क्योंकि मैं वो दवाइयों पे थी। अब थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, वो दवाइयों पे उसको लगता है कि चलो ठीक हो गया, उसको आदत बन जाती है कि हो नहीं है, दवाई खानी ही है, मेरे दिमाग से शायद मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, क्या कर सकते, दवाई खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, तो अपनी लाइफ जीती है। एक दिन उसकी कोई फ्रेंड होती है, वो उसके घर पे आती है, वो घर पे आके कहती है कि अच्छा, मतलब बात करते हैं नॉर्मली, तो उसकी फ्रेंड उससे वो अंगूठी मांगती है देखने के लिए कि अच्छा दिखा क्या अंगूठी है, तो उस लड़की को दिखाने के लिए वो अंगूठी निकाल के उसको देती है। जब वो अंगूठी निकालती है, उसे दिखता है कि उसके हाथ पे जहाँ अंगूठी है ना, एक बहुत अजीब मार्क बन गया है। अब वैसे अगर जो भी अंगूठी पहनते हो उन्हें पता होगा कि आप जहाँ अंगूठी पहनते हो अजीब से निशान बन जाते हैं, और जो अंगूठी पहनते हो वो हर रोज उसे पहनता उतारता नहीं है। अगर आपने पहन ली तो आप पहने ही रखते हो, जैसे वेडिंग रिंग भी आप पहनते हो तो आप उसे हर रोज थोड़ी उतार के रखते हो, पहनते हो तो फिर पहने ही रखते हो। या कुछ जो लोग वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी की वजह से भी पहनते हैं तो वो पहन के ही रखते हैं। तो क्योंकि ये लड़की भी उसे पहन के ही रखती थी तो उससे कभी उसे उतारा नहीं इतने टाइम में। तो जब उसने उतारा भी तो उसने देखा कि अजीब सा निशान बन गया, तो उसे लगा शायद अंगूठी के जो मटेरियल यूज हुआ होगा उसकी वजह से निशान बन गया होगा, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है, हो जाता है। तो वो लड़की को दिखाती है अपनी फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड देखती है, तारीफ करती है, वापस देती है, ये लोग बात करते हैं, वो घर चली जाती है। पर दिखाने के बाद वो क्या करती है, पहनने की बजाय वो उसे ड्रॉअर में रख देती है कि जब मेरा ये निशान ठीक होगा तब मैं पहनूंगी। जैसे ये लड़की वो ड्रॉअर में रखती है, उसके 4-5 दिन तक ये नहीं पहनती अंगूठी, तो 4-5 दिन में देखती है कि अब इसका ना जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो थोड़ा बिगड़ने लग गया। कि क्या हुआ कि जो इस पे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो बंद हो गए आना, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे बीच में खत्म हो गए, कि या तो हमें आपका काम पसंद नहीं, या तो हमारी तरफ से पैसों की दिक्कत है, कुछ भी रीजन देके बहुत हद तक इसके वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली गई। तो ये 4-5 दिन नोटिस करती है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, पर ये नोटिस करती है जब मैंने अंगूठी पहनी तब सब आने लग गया, जब मैंने अंगूठी उतारी तो सब जाने लग गया। तो ये एक वहमी दिमाग से सोचती है जैसे कोई भी सोचेगा ही, और उसने वो अंगूठी फिर से पहन ली। पर ये एक और चीज नोटिस करती कि जब 4-5 दिन मैं वो अंगूठी नहीं पहनती तो मुझे कोई बुरा सपना नहीं आता, मुझे वो लेडी सपने में दिखाई नहीं देती, और मेरी तबीयत भी ठीक रहती है। अब उसे वो जरूरत ही नहीं पिल्स की, जितना वो पहले खुश थी, पहले सब कुछ था वो वैसी है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंगूठी उतारने के बाद उसकी लाइफ वैसी हो जाती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, अंगूठी पहनने के बाद उसकी लाइफ दूसरी हो जाती है। तो 4-5 दिन वो नहीं पहनती तो ये सब बहुत नोटिस करती है। 5 दिन बाद वो अंगूठी दोबारा पहन लेती है। अब वो अंगूठी दोबारा पहनती है तो दोबारा वही होने लग जाता है, जो प्रोजेक्ट्स रुके थे दोबारा चालू हो गए, जो प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे आने लग गए, जो छोड़ के भी गए थे वो भी वापस आ गए, अरे नहीं हमारी टीम से गलती हुई थी, समझ रहे हो। तो वो लड़की को थोड़ा वैसे लगना चाहते कि ये अंगूठी कुछ तो लकी है मेरे लिए, कुछ तो बात है इसमें, ठीक है। पर उसको ये भी लगता है कि लक तो ला रही है मेरे को, पर मेरी तबीयत पे बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो अब वो क्या करे, अंगूठी उतारना नहीं चाहती, पैसे बंद हो जाएंगे, और ज़्यादातर लोग उसी माइंडसेट से सोचते कि नहीं यार पैसे वैसे आ रहे हैं तो वो नहीं बंद होना चाहिए, तो सोचते कुछ तरीका निकालते हैं। तो ये ना लोगों से बात करती है कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बहुत ऐसा पूछती है, इंटरनेट पे देखती है, और वो एक तांत्रिक पे चली जाती है। उसको लगता है कि शायद इस अंगूठी पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसके साथ ये हो रहा है, तो वो तांत्रिक पे चली जाती है। तांत्रिक कह लो, बाबा कह लो, एक ऐसे आदमी के पास जो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, डार्क मैजिक के ऊपर भी उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और इन सब चीज़ों में काफ़ी वेल वर्स्ड हो, कि उसे हर चीज़ की नॉलेज है। तो वो सब कुछ पूछ के अच्छी वो करके रिसर्च करके उस आदमी के पास जाती है, ठीक है।
वो उस आदमी के पास जाके उसको ये अंगूठी दिखाती है और पूरी बात शुरू से शुरू बताती है, जयपुर के उस दिन से जब ये अंगूठी खरीदी से लेके आज तक, जो कि अब 2.5-3 महीने हो चुके हैं इस बात को, पैसों वाली बात, सपने वाली बात, औरत वाली बात। तो बाबा 2 घंटे तक उसकी बात सारी आराम से सुनते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, सपने में क्या आ रहा है। 2 घंटे तक वो 2 महीने की सारी बात सुनता है। 2 घंटे बाद वो कहता है कि अपनी अंगूठी दो। वो अंगूठी लेके जाता है और अंगूठी को एक वहाँ पे रख देता है, एक टेबल पे रख देता है। फिर वो अंदर कहीं जाते हैं कमरे में जहाँ पे भी वो बैठे होते हैं और वहाँ से एक कटोरी में एक जल सा लाते हैं। अब वो पानी था क्या था मेरे को नहीं पता, ना उसे पता है। तो वो कुछ लेके आते हैं और उसके अंदर अंगूठी को डिप कर देते हैं। अब जैसे ही अंगूठी को वो डिप करते हैं तो कुछ काला काला निकलने लग जाता है अंगूठी में से, और ऐसा वो पूरा पानी 2-5 सेकंड में काला पानी हो जाता है, काले पानी की जैसा हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने पानी में कुछ सोल्यूशन मिलाया हो तो अलग बात है, पर अगर अंगूठी में कोई दिक्कत होती वैसे कि पानी की टच में आके हो रही है, तो वो इतने दिन से नहा भी तो रही होगी, तब क्यों नहीं हुआ? हाथ भी तो धो रही होगी, कुछ ना कुछ तो पानी के साथ कर ही रही होगी, तो तब क्यों नहीं हुआ? तो ये जो भी हुआ इस पानी में डालने की वजह से हुआ। तो वो हैरान हो गई, उसने कहा कि आप इसमें कुछ मिला के लाए हो, क्या है ये, क्या है? तो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं मिला के लाया, ये मैंने इस पे एक मंत्र करा था, ये पानी ही है, पीने वाला पानी ही है, तुम चाहो तुम इसे पी लो, मैं पी के दिखा देता हूँ। वो बाबा ऐसे बोलते हैं उससे, ये पीने वाला ही पानी है, पर मैंने इसके अंदर ऐसा मंत्र करा है कि अगर इस अंगूठी में कुछ बैड एनर्जीज हो तो इस पानी में आ जाए। तो वो पानी का रंग हो गया। अब वो ये भी नोटिस करती कि वो जो स्टोन था जो काले कलर का था अब थोड़ा फेड हो गया है, उसमें वो काला कलर हटके एक ग्रेश कलर आ चुका है, थोड़ा सा रंग उठ गया, रंग उठ गया। तो करती है। तो फिर वो बाबा उसे बताते कि देखो ये, और ये अंगूठी जिसकी थी, जो तुम कहानी बता रहे हो जिससे मैं उससे समझ पा रहा हूँ, ये किसी औरत की थी जो वैसे तो फैमिली वाइज काफी रिच थी, उसमें पैसे की कभी दिक्कत नहीं आई, पर वो इमोशनली और फिजिकली और एक मेंटल हेल्थ वाइज सही नहीं थी। और क्योंकि जैसे तुमने बताया कि तुम्हें ये उस अंकल ने भी बताया जिसने अंगूठी बेची, और ये क्या कहते हैं, तुम्हें सपने भी ऐसे ही आते हैं, क्योंकि ये अंगूठी उस औरत के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा थी। मतलब वो शादी से पहले पहनती हुई आ रही थी, शादी के बाद तक, अपने मरने के दिन तक पहन रखी थी। तो ये अंगूठे में उस औरत की बहुत हद तक एक दर्द कैप्चर हो गया है, एक किस्मत कैप्चर हो गई है, एक जो औरत की इमोशंस थी, मिजरी थी ना, वो कैप्चर हो गई है। और वो औरत की डेथ भी बहुत मिस्टीरियसली हुई थी, तो इस वजह से इस अंगूठी का एक उस औरत के साथ कुछ लिंक है, और जब तक तुम इस अंगूठी को पहनोगी तब तक वो औरत और तुम्हारा लिंक बन जाएगा, और जो वैसी उस औरत की किस्मत थी वो तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि उसे कभी पैसे से दिक्कत नहीं आई, तो तुम्हें पैसे से कभी दिक्कत नहीं आएगी, पर जो उसकी लाइफ की दिक्कतें थी वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बाबा उसे समझाते हैं और वो बोलते हैं कि ये अंगूठी तुम दोबारा कभी मत पहना, और इसको तुम यहीं छोड़ जाओ, अगर यहाँ नहीं छोड़ा तो कहीं फेंक जाओ, मुझे भी मत, तुम फेंक दो, पर ये अंगूठी मत पहनना, और किसी को बेचना भी मत, क्योंकि जिसने भी अंगूठी पहनी होगी, चाहे आदमी औरत, उसके साथ ये चीजें जरूर हुई होगी और तभी उसने वो बेची होगी। ठीक है, तो अब तुम मत इसको पहनना और तुम इसे फेंक दो। फिर मुझे बताती कि वो उस बाबा से बात करके वो इतना ज्यादा उस बात को मतलब समझती है, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस करा है ना ये सबको। क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी उस चीज पे यकीन करने लग जाओगे, चाहे आप कितने भी वैसे होगे, मैं तो यकीन नहीं करता, पर जब खुद के साथ होता है तो आप यकीन करने लग जाते हो। तो वो ये बातें सुन के और ये सब एक्सपीरियंस करके इतना ज्यादा उस चीज पे बिलीव कर देती है कि वो उस अंगूठी को फेंक देती है। तो जब वो अंगूठी फेंकती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कोई बुरा नहीं होता, जैसे पहले तो वैसे हो जाता है, पहले उसके पास ज्यादा पैसे नहीं आते थे, अब भी नहीं आते, तो पहले जैसे उसका फाइनेंशियल स्टेटस हो जाता है, पर उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, जो उसके सपने आ रहा था, वो सब बंद हो जाता है। तो ये थी जो उस फॉलोअर ने मेरे साथ स्टोरी शेयर करी, और मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल पे कनेक्ट करी, बिकॉज हमें क्या लगता है कि भूत सिर्फ ऐसे होता है कि देख लिया, कहीं दिख गए, कोई सड़क पे चौराहे पे दिख गया, सपने में आ गया, या हवा में उड़ा दिया, ये जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि गेट बंद खुल हो गया, पर हकीकत में भूत सिर्फ वो नहीं जो दिख रहा है, भूत एक एक्सपीरियंस भी है, जो आपके साथ एक अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जैसे उसने वो अंगूठी पहनी तो उसके साथ कुछ हार्म थोड़ी हुआ, उसे कोई भूत थोड़ी दिखा, उसे तो सपने आ रहे थे, और उसके साथ वो किस्मत जुड़ गई ऐसा मान लो। पर ये भी तो एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ही हो गया। आपको किसी और की लाइफ जिसका आप नाम भी नहीं जानते, पूरी लाइफ दिख रही है, उसके सारे इमोशंस आपके साथ जुड़ गए, आप इसे और कैसे एक्सप्लेन करोगे? सही है। तो
मैं तो कहता ही रहता हूँ इसलिए कि भाई पुरानी चीज़ों से दूरी रहा करो। खरीदनी है, हालांकि चलो पता कह नहीं सकते, लेकिन नई चीज़ होगी, जैसे किसी की पुरानी चीज़ इन द सेंस जिससे जैसे किसी का वेरिएबल है ना, वो उसको इग्नोर करना चाहिए। लाइक रिंग्स होगी, क्लोथ्स हो गए, फिर फर्नीचर हो गया, ख़ास तौर पर बेड वगैरह हो गए, या फिर जो ये डॉल्स वगैरह होती हैं, टेडी बियर्स होते हैं, लोग पुराने भी खरीद लेते हैं। इन चीज़ों में काफ़ी कुछ किसी के, जैसे मैंने ये कहा, किसी ने काला जादू तो किया होता है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि किसी के इमोशंस जुड़े हो सकते हैं, और वो अब इस दुनिया में अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो उस चीज़ में अपना ध्यान रखता है, और जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है उस पर एडवर्स इफेक्ट डाले। और ये जो स्टोरी है, जो ये किस्सा है, ये इसकी एक एग्जांपल है। और ऑल्सो मैंने ये सुना है कि काफ़ी कल्चर्स में भी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें गिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आप घड़ी गिफ्ट नहीं कर सकते किसी को, ऐसे मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर किधर ऐसा इतना माना जाता है। नहीं, घड़ी तो गिफ्ट करते हैं, हमारे कल्चर में तो करते ही हैं। हाँ, बट मैंने कहीं पे सुना था किसी एक कल्चर में आप घड़ी गिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स लाइक कि आप उन्हें अपना अच्छा टाइम दे रहे हो। अब होता क्या है, जैसे कभी आपने गौर किया, कभी आपने, हो सकता है देखा हो, उनको लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन कभी आपने किसी घर में ताजमहल देखा है? ताजमहल का जिसे डमी कहते हैं, नहीं मॉडल देखा है? नहीं देखा ना। उसका रीज़न ये है कि ये माना जाता है ना कि वो बेसिकली एक मकबरा है, यानी कि उसके बीच में कब्रें हैं। वैसे बिना कब्रों के होता तो फिर तो एक वो मतलब नॉर्मल है। जैसे अब राम मंदिर है, महाराज राम जी की स्थान है, जन्मभूमि है, वो भी लोग कर रहे हैं गिफ्ट। लेकिन ताजमहल या इस तरीके की चीज़ें भी गिफ्ट नहीं करते, और ना ही घर में रखी जाती हैं। द रीज़न इज कि वो एक मकबरा है, यानी कि कब्र का एक, उसके अंदर कब्र है। तो दैट्स वाई कि ऐसी चीज़ों को बैड लक ला सकता है। बैड लक ला सकता या वो है। एक बैड लक भी नहीं तो एक बैड एनर्जी तो आ ही जाती है। बैड वाइब तो देगा ना। मतलब हो सकता है ताजमहल देखने में अच्छा लगे, लेकिन अगर उसको फिर कोई डीपली सोचे तो है तो एक कब्र ही है ना। बिल्डिंग है, उसके अंदर कब्रें हैं, 2 कब्रें हैं बनी। तो दैट्स वाई ये चीज़ें एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं। नहीं करनी चाहिए, और इग्नोर करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ सेकेंड हैंड चीज़ को, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो ये वेरेबल्स होती हैं खास तौर पर, और जो ये टॉयज़ होते हैं या कुछ पर्टिकुलर फर्नीचर होते हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे जो कुछ ज़्यादा इन चीज़ों में मानते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, वो तो किसी के, अगर जैसे कभी आप किसी घर दोस्त के घर रहने गए, उसके कपड़े भी अपने पहन लिए सिर्फ उस रात के लिए, वो तो वैसा भी करना अवॉइड करते हैं कि किसी के कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, पर पहनने ही नहीं चाहिए। वो ना उसके दोनों साइंटिफिक एस्पेक्ट भी होता है। अब एग्जांपल के तौर पे ये माना जाता है, जब किसी के हमारे सनातन में किसी के घर डेथ होती है तो तब आग नहीं जलाते, है ना। तो अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका खाना जो है वो पड़ोसियों के घर से बन के आएगा। अगर नहीं है पड़ोसी तो फिर वो उस घर में आग नहीं जलती उस तरह, जब तक डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो उसके रिलीजियस एस्पेक्ट में बात करते हैं कि चलो उसमें माना जा सकता है कि इट्स अ साइन ऑफ ग्रीफ, कि घर में चूल्हा नहीं जला। कहते हैं ना कि कुछ बहुत बड़ी घटना होगी, पूरे गांव में चूल्हा ही नहीं जला, या किसी घर में मोहल्ले में चूल्हा नहीं जला, बड़ी जवान मौत होगी। लेकिन पर्टिकुलर इसका क्या होता है कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं पर्टिकुलर, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं ना डेड बॉडी के। तो अगर कोई खाना खा रहा है तो सबसे ईजी सोर्स है खाने के साथ वो बैक्टीरिया स्वेलो हो जाए। तो बड़ों को तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है गलत है, मुझे नहीं पता, पर कुछ जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं उनको इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि जिससे हम बच कर रहें, है ना। जैसा अभी अभी आपने कहा, तो बाकी जैसे कुछ और भी परंपराएं होती हैं, रात को झाड़ू ना फेरना, नाखून ना काटना। इनका सिंपल साइंटिफिक होता है, कुछ ऐसा नहीं है पैरानॉर्मल के साथ होता है। उसको जिसे कहते हैं ना कि बस हमारे सनातन में कुछ लोग मूर्खता करते हैं, बात फैल जाती है, फिर इस चीज़ को दकियानूसी बना दिया जाता है कि भाई रात को नाखून नहीं काटने। आज लाइट्स हैं, किसी ज़माने में थोड़ा होती थी, नाखून काटोगे तो उंगली भी कट जाएगी। ऐसे ही झाड़ू ना फेरने वाला ये होता था कि जो गोल्ड की चीजें गोल्ड, हाँ, जो गोल्ड स्मिथ होते थे खास तौर पर उनको लागू होती थी कि झाड़ू के साथ गोल्ड भी ना, कि वहाँ पे तो गोल्ड की एक जो होती है वो मायने रखती है। और रात में इतना स्विचेस लाइट ये सब नहीं होता, हाँ, नहीं होता था, कम तो होता था।
तो हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि जितना भी हमारे रिलीजन में या मोस्टली सब रिलीजन में भी अगर कुछ मान्यता बहुत टाइम से चली आती है ना, जैसे कोई एक बहुत टाइम से चली आती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उस वक्त की कोई ऐसी चीज हो जो इस वक्त पे अब नहीं लागू होती, जैसे हाँ, लाइट वाली बात लाइट है, वाली और बात इसलिए है। वो बोलते थे, पर हम कि नहीं, हमारे पुरखों से चली आ रही है तो शायद कुछ नेगेटिव होगा। जैसे हमारे मेरे घर में भी पहले मम्मी पापा भी थोड़ा ऐसा सुपरस्टिशंस मानते, तो वो भी बोलते थे रात को नाखून नहीं काटते, बैड लक आता है। तो मुझे कभी सेंस समझ वो नहीं डराने आता के लिए था। होता है ना, कि अगर कहेंगे कि नाखून नहीं काटोगे, छोड़ो परा नहीं काटते, क्यों नहीं काटेंगे, पर जब बैड लक आ जाएगा फिर सेकंड थॉट आएगा, अच्छा यार अगर सच में ऐसा हो गया तो नहीं काटेंगे। हाँ। अब जैसे कहते हैं कि मंगलवार को शेव नहीं करनी, मतलब शेविंग का कुछ यूज नहीं करना, कटिंग नहीं करानी, तो ये एक मतलब डिसिप्लिन था कि भाई एक दिन जो होगा वो उसको रेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जब मर्जी दिल किया मुंह उठा के चल दिए, तो एक डिसिप्लिन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अब कोई काम है किसी ने करना है, तो उसका कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन ही नहीं है, जब मर्जी कर दो, तो फिर क्या होगा कि जो व्यवस्था है वो हो जाएगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि एक किसी पर्सन ने काम करना है बुधवार को, है ना, तो मंगलवार का उसको पता है कि भाई कल मैं शेव नहीं कराऊंगा, कल मैं कटिंग नहीं कराऊंगा, तो मैं आज ही है मेरे पास, मैं आज कराऊंगा। तो इट्स सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन होता है। ये भी है, मतलब हाँ वही बात है, सबके पीछे कुछ कुछ रीजन था, बट जो ज्यादा सुपरस्टिशंस में होता है वो नई रीजन नहीं देखते, वो ये देखते कि ऐसा बोला है तो यही होगा। हाँ, विच इज ऑल्सो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले जानो बात को, पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ किसी चीज का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कोशिश करनी चाहिए। हाँ। मतलब अब जैसे मैं हूँ तो मेरा 99.9% होता है कि भाई मंगलवार को या वीरवार को भी कहता है कि नहीं करानी चाहिए कटिंग वगैरह, बालों को नहीं करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ, मतलब इग्नोर नहीं करता उसको, मैं फॉलो करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि भाई भगवान डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ ऊपर कि नहीं मतलब हाँ ये भी कि है। नहीं किया तो चल लगी पीछे से, यहाँ भी क्यों Correct. किया। बस ये डिसिप्लिन होता है, आप कोशिश करें इसको खुद ब खुद डिसिप्लिन रखें। और हमने खास तौर पे जो धार्मिक लोगों ने भगवान को क्रूर बना दिया ना, कि ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान गुस्से हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, डिसिप्लिन में रहो, अगर गलती से कुछ हो जाए तो ठीक है, सब कुछ माता पिता तो नाराज होते ही हैं बच्चों से, कोई ऐसी बात नहीं होती। बट मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात नहीं कर रही, मंगलवार या वो जो छोटी छोटी चीज़ होती है, मैं बड़ी उसकी बात कर रही हूँ कि अगर कोई स्टार्टिंग से एक वो चली आ रही है कि आप चौराहे पे किसी चीज़ को टाप जाओगे तो भूत लग जाएगा, या रात को अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप पे कुछ हो जाएगा, मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसके नेगेटिव आउटकम इतने ज़्यादा हो कि तुम झेल भी ना पाओ। हाँ हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी अब चाहिए। चौराहे सारे शहरों में होते हैं, जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर कोई चौराहे पर ऐसी चीज पड़ी है हाँ तो उसे मत टापो, तो उसको भाई इग्नोर कर दो। साइड से निकल जाओ। आपको क्या जाता है, आपका क्या जाता है। अब अगर आप खुद पंगे लोगे तो फिर उसके जो रिपरकशंस है वो आप खुद झेलो, कुछ तो आएगा। आप खुद नहीं झेलते, वो तो आपके साथ होते हैं, आपका सारा परिवार झेलता है। करेक्ट है ना। मुस्कान, अब जो पॉडकास्ट है ये हम जा रहे हैं इस पॉडकास्ट के एंड की ओर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप एक और किस्सा बताएं, और जैसा कि व्यूअर्स चाहते हैं कि एक नंबर का ड्रामा होना चाहिए या फिर थ्रिलर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो मैं ना आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जिसके अंदर मेडिकल साइंस भी है और पैरानॉर्मल भी है। ठीक है, तो आपको पता है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी मान लो कोई भी आदमी है ना, उसके साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा गलत होता जा रहा है, एज इन ट्रॉमा मिलता जा रहा है। मे बी उसने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, मे बी उसके साथ कुछ हो गया हो, मे बी उसकी फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट ना करती हो, कुछ भी सप्रेस हो रहा हो। तो अगर किसी इंसान के साथ बचपन से बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा सप्रेस करने की वजह से कोई बीमारी उसके अंदर आ जाएगी, चाहे वो एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। पर कभी कभी क्या होता है कि आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर आप ऐसा फील होता है आपको कि आपके एक शरीर के अंदर 7 अलग अलग लोग हैं, पर हकीकत में क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी डिवाइड होके 7 अलग अलग पर्सनैलिटीज बन जाती है। जैसे अभी मैं हूँ तो मैं गुस्सा हो रही हूँ तो भी मैं ही हूँ, और अगर मैं बच्चों जैसा एक्ट कर रही हूँ तो भी मैं ही हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो भी मैं ही हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो भी मैं ही हूँ। पर जब आपके साथ वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो बहुत ऐसा होता है कि अगर आप इस पर्सनैलिटी में हो तो आप गुस्सा ही रहोगे, आपकी पर्सनैलिटी वो गुस्से वाली रहेगी, कुछ देर तक वो फिनोमेना चलता है, कुछ देर तक चलता है। अगर आप बच्चे जैसा एक्ट कर रहे हो तो वो एक अलग पर्सनैलिटी है जो अब आपके इस ट्रॉमा की वजह से एक बन गई है, जो बच्चे जैसा ही एक्ट करेगी। जिन्होंने अपरिचित देखी है वो समझ पाएंगे। हाँ, जैसे अपरिचित में भी क्या होता है
कि वो जो मेन कैरेक्टर होता है तीन उसकी चार, personalities, हाँ तीन। 4 या 3 होती है, 3 होती हैं। 3 पर्सनैलिटी होती है। एक तो रेमो होता है जो लव होता है तो वो लवर ही होता एक है। रामानुज होता है। हाँ, एक वो होता है जो थोड़ा डरपोक सा होता है, रामानुज। हाँ, जो उसका रियल पर्सनैलिटी होता है, डरपोक सा होता है तो वो डरपोक ही रहता है। और एक होता है परिचित, कि वो सबको सजा देना चाहता है, कहीं पे गलत नहीं देखना चाहता। तो ये जो लेडी है उसके अंदर 18 पर्सनैलिटीज होती है। जो ये कहानी है वो एक लेडी की है, उस लेडी के अंदर 18 पर्सनालिटीज होती है, क्योंकि उसके साथ भी ना बचपन में बहुत ट्रॉमा हुआ होता है, वो खुद को बहुत सप्रेस करके रखती है। अब उसके सारे इमोशंस कट के मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज में बन जाते हैं। ऑल्दो एक डिस्क्लेमर कि मुझे इतना ज़्यादा मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं करी, तो मुझे नहीं पता कि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ये क्यों होता है, या फिर पर्सनैलिटी किस चीज़ पे बेस होती है। पर मैं आपको इस कहानी की उससे और अपनी अंडरस्टैंडिंग की उससे एक बेसिक्स बता रही हूँ। बेसिकली क्या होता है, सप्रेशन होती है और हाँ, इंसान वैसे ना जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो इतना हैवी हो जाती हैं कि वो उस पॉइंट पे आके, एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है ना, किसी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया तो अब वो क्रिकेटर बन नहीं सका, बहुत कोशिश तो की हो उसने। सकता है मे बी उसकी एक पर्सनैलिटी ऐसा नहीं, एक्ट अब करे। उसकी वो पर्सनैलिटी कब उजागर होगी, जब वो क्रिकेट का मैच देख रहा होगा। हो सकता है कि अच्छा। वो पागलों की तरह बैटिंग करने की एक्टिंग करने लग पड़े। अब वो उस फॉर्म में आ गया कि वो खुद को एक क्रिकेटर समझ रहा है, बैट्समैन या बॉलर समझ रहा है, तो उस तरीके से होता वही है। मे बी। हाँ। तो बट इस केस में क्या होता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, तो उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, और उसके अंदर ना बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है। अब वो लड़की इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करती है वो लेडी, कि मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर 18 अलग अलग लोग हैं, क्योंकि जब मैं नॉर्मली मैं हूँ तो मैं अलग तरीके से काम करती हूँ, पर अगर सोचो पर्सनैलिटी 1 कुछ बोल रही है या वो जब जागरूक होती है तो अलग तरीके से सोचती है, और मैं तब स्विच ऑफ हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। मैं देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। ठीक है, ऐसे पर्सनैलिटी 2 जब करती है तब भी मुझे ऐसा लगता है, और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो जितनी भी पर्सनैलिटीज मेरे शरीर में उन सबको पता है क्या हो रहा है, पर उन सबका एक अलग अलग तरीका है, एक अलग अलग नेचर है। वैसे एक्सप्लेन करती है, वो बताती है कि उन 18 पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी होती है जो ये क्लेम करती है कि वो भूतों को देख सकती है। ठीक है, और क्योंकि ये केस बाहर का है तो इस लड़की का नाम होता है रोजी, और जिस पर्सनैलिटी की बात ही कर रही होती है उसका नाम होता है डी। तो जिनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटीज को नाम भी दे देते हैं। जैसे ये अपरिचित मूवी में भी अलग अलग नाम है ना, क्योंकि अलग अलग इंसान माने जाते हैं वो, तो इसने अपनी पर्सनैलिटी का नाम डी रखा। ठीक है, तो बोलते कि डी बोलती है कि मैं भूतों को देख सकती हूँ और मैं भूतों से बात कर सकती हूँ, और वो भूत मुझे बताते कि कौन कब मरेगा। तो जब भी उसके अंदर वो डी वाली पर्सनैलिटी आती है ना, तो ये लड़की, ये लेडी जो नेचुरली रोजी है, वो लोगों की मौत प्रिडिक्ट करती है। ऐसे वो 3 साल के अंदर 18 लोगों की मौत प्रिडिक्ट करती है कि ये इस दिन मरेगा, ये इस दिन मरेगा, इसका ये अंत होगा, ये ऐसे मरेगा, ये वैसे मरेगा। कमाल की बात ये है कि वो 18 लोगों की प्रिडिक्ट करती है ना, 18 के 18 मर जाते हैं। जैसे वो प्रिडिक्ट करती है वैसे ही मरते हैं। अगर वो इंडिया में होती तो अब तक पकड़ी जाती, बाबा बन जाती। तो हाँ, पर ऐसे बाबा तो बनी जाती। पर आप सोचो ना क्या साइंस है। बट ये मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा नहीं है, ये समथिंग इज पैरानॉर्मल, क्योंकि इतना प्रेडिक्शन थोड़ा हो सकती है। बट वही अभी स्टोरी और है कि स्टोरी क्या है कि जब डी बनती है तो रोजी तो ये सब चीज देख रही होती है, तो पहले रोजी के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि जब मैं डी के रूप में आती हूँ तो क्या मैं ही तो उन लोगों को नहीं मारने जा रही अपनी बात सच करने के लिए या अपने पागलपन में। तो वो अपने घर वालों को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी पर्सनैलिटी जो डी है, सबको पता होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वो बोलती है कि मुझे जो डी पर्सनैलिटी है वो लोगों के ऐसे मौत प्रिडिक्ट करती है। अब तक उसने 3 की कर दी, तीनों मर गए। जब स्टार्टिंग ही हो रही होती है ना, तो वो डॉट्स कनेक्ट करती है, तो कहती है मैंने 3 की करी थी डी ने और वो तीनों मर गए। तो वो घर वालों को बताते हैं, तो घर वाले भी शक में आते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ना उस पर क्लोज वॉच रखने लग जाते हैं कि क्या सच में तो ऐसा नहीं है। तो बहुत कोशिश करते हैं कि 24 घंटे देखते रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी को 24 घंटे नहीं देख सकता है। तो वो अपनी साइड से पूरी कोशिश करता है, फिर भी चौथा मर्डर हो जाता है। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट मर्डर हो जाता है। ये 18 के 18 मर्डर से मतलब मर्डर नहीं है, मर गया, या जो भी नेचुरल डेथ भी थी उसमें से कुछ, पर कुछ के मर्डर्स एक्सीडेंट ऐसे भी थे। मर्डर्स ऐसे नहीं कि किसी ने मार दिया, बट ऐसा कि जो बहुत नेचुरल भी लगे पर नेचुरल हो भी ना, जैसे घर में मरा हुआ मिला, क्यों मिला पता नहीं। नेचुरल डेथ, अगर हार्ट अटैक आया
तो वैसे तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, बस आ कोई गया। हिस्ट्री नहीं है, बस आ गया। हम्म। तो जब ये अपने घर वालों को बताती है रोजी, तो भी नेक्स्ट चीज जो नेक्स्ट खून होता है या नेक्स्ट मौत होती है वो हो जाती है। मर्डर कहना सही नहीं, मौत कह लेते हैं, मौत होती है वो हो जाती है। तो उसके घर वालों को भी सस्पेक्ट होता है कि इसने चौथा बताया, चौथा भी मर गया, ऐसे कैसे हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वो किसी जानकार का बता, एट रैंडम किसी का भी, कि स्ट्रेंजर का कोई भी, कि मेरे को इसका नाम आया और ये ऐसे मरेगा और ये मुझे भूत ने बताया। तो उसके घर वाले ना डॉक्टर्स और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो ऐसा है, हमारी बेटी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसे ऐसे उसकी एक पर्सनालिटी बोलती है उसे भूत दिखते हैं, और जिसके बारे में वो मौत बोलती है वो मर जाता है। तो डॉक्टर्स तो इसको एक साइंटिफिक वे से ट्रीट करते हैं कि एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो तो खुद में ही बीमारी है, उसके अलावा पर्सनालिटी को कोई और बीमारी तो नहीं, कहीं पर्सनालिटी को स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं जहाँ पे आपको हैलुसिनेशंस होते हैं, कहीं इस वजह से तो वो नहीं बोल रही। तो वो डॉक्टर्स अपनी रिसर्च चलाते हैं और पुलिस अपनी रिसर्च चलाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं यही मर्डर कर रही हो और फिर अपने पागलपन पे नाम दे रही हो। तो डॉक्टर्स इसको काफी टाइम तक के लिए ट्रीटमेंट में रखते हैं और पुलिस इसका देखते रहते हैं कि क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ऑब्जर्वेशन में कहीं मार तो नहीं रही। और जो लोग मरे होते हैं उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि ये कैसे मरा, इसकी डेथ कैसे हुई, वो कैसे हुआ। किसी के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है कि कोई मान लो अभी यहाँ मरा हो, कोई 100 किलोमीटर दूर मरा है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई फैमिली फ्रेंड्स कोई भी सेम नहीं, कुछ हिस्ट्री नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, टोटल स्ट्रेंजर्स। तो पुलिस को तो वैसा कुछ मिलता नहीं। 6 महीने तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, 6 महीने तक वो किसी और की डेथ प्रिडिक्ट नहीं करती। जो प्रिडिक्शन का उसका जैसे जो उसका ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो तब होता है जब उसके शरीर में डी की पर्सनैलिटी हो, ठीक है। फिर भी डी कुछ नहीं बताती, बस ये कहते हैं मुझे भूत बताते थे, मैंने तुम्हें बता दिया, मैं क्या करूं। और उसके खिलाफ कोई पुलिस सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती और डॉक्टर्स उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए तो नहीं रख सकते हमेशा के लिए एक हॉस्पिटल में बंद। 6 महीने बाद उन्हें भी उसे रिलीज करना पड़ता है। तो फिर उसको वो जितना भी ज्यादा ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते थे, उतना करके वो उसे भेज देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, 6 महीने के बाद और कुछ टाइम निकलते हैं, जैसे मान लो 1-2 महीने और निकल गए, तब तक भी उसने कुछ प्रिडिक्ट नहीं करा। फिर एक दिन वो अचानक से एक और डेथ प्रिडिक्ट करती है, 5th, और वो भी हो जाती है 3 दिन के अंदर। फिर ये इस बार रोजी जो वो मेन लड़की होती है जिसके अंदर ये पर्सनालिटीज होती है, वो किसी को नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है अगर मैं बताऊंगी ये लोग फिर मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। सही बात है। अब इंसान अपना भी तो थोड़ा लालच देखते ही कि मेरे को पागल खाने भेज देंगे या पुलिस में भेज देंगे, जेल में बंद कर देंगे, वो किसी को नहीं बताती। वो वेट करती है, ऐसे करते 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 टाइम बीतता है, 10 हो जाते हैं, 10 लोगों की मौत हो जाती है और ये सब पे नजर रख रही है। इसको तो पता ही है कि डी किसकी बात कर रही है। जैसे वो बात करती है तो वो न्यूज़ वगैरह देखने लग जाती है उसी दिन के बाद से कि न्यूज़ में कहीं आया तो नहीं, कोई मरा तो नहीं, न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं लिखा। तो वो देखती है 10 खून हो जाते हैं, तो उसका गिल्ट होने लग जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं ही जब डी बनती हूँ तो यही सबके मर्डर कर रही हूँ, वरना ये तो इनएक्सप्लेन है, मतलब इनएक्सप्लेनेबल है, कैसे कर सकते हो आप इसे। ये उसको कैसे पता, सच में थोड़ी उसे भूत दिख रहे हैं। तो वो बहुत कोशिश करती है। फिर 10 मर्डर के बाद या 10 खून या कत्ल या डेथ कुछ भी आप उसे कह लो, उसके बाद वो फिर से जाके बोल देते कि देखो भाई मुझसे नहीं हो रहा, जब मैं तुम पे आई थी तब 3-4 ही हुए थे और अब 10 हो चुके और 10 के बारे में मुझे पहले से पता था। तो लोग क्या करते हैं, पुलिस दिमाग चलाता है, वो कहते ठीक है तुम हमारे साथ रहो, तुम हाउस अरेस्ट पे रहो, तुम्हारे घर पे एक पुलिस ऑफिसर हमेशा रहेगा। और वो पुलिस ऑफिसर जब भी डी आएगी ना, डी कुछ भी बात करेगी वो नोट कर लेगा और हम उसको जो बंदे की तुम बात कर रहे हो उसको सिक्योरिटी दे देंगे। तो पुलिस ऑफिसर ऐसा भी करते हैं। फिर भी जब डी किसी की मौत की बात करती है तो वो मर ही जाता है। तो लास्ट की जो 8 डेथ्स होती है वो ऐसे भी नहीं हो सकती कि इसने जाके मारी है। सही बात है। और क्योंकि उस पर तो पुलिस सारी नजर रख रहे थे। और ऐसा भी नहीं हो सकती कि मतलब आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेचुरल डेथ्स थी, क्योंकि वो तरीका भी तो बता रही है ना। तो ये लास्ट के डेथ्स की मिस्ट्री किसी को सॉल्व नहीं आई। 10 डेथ्स के बारे में, जो 10 लोग पहले मरे थे उनके बारे में तो फिर भी एक बार को लोग सोचे थे शायद इसी ने मार दिया होगा, पर वो 8 में तो ये पुलिस की निगरानी में थी। जब 18वां कत्ल होता है या 18वीं मौत होती है, उसके बाद डी की पर्सनैलिटी ही खत्म हो जाती है इसके शरीर में से। उसके बाद 17 पर्सनैलिटीज रहती है पर डी नहीं रहती। ये कोरिलेट हो सकता है कि उसके अंदर 18 पर्सनैलिटीज थी, 18 मौतें हुई और उसके बाद खत्म हो गया। हाँ, हो सकता है। स्ट्रेंज है ये जो डी की पर्सनालिटी थी, ये साइंस इसको क्या कहेगी
पता नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप साइंटिफिक टर्म्स पे जाओ तो ऐसा मान सकते हैं कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो था ही। वो तो 17 पर्सनालिटी का होगा ना, 18वीं हाँ, पर्सनालिटी का पर क्या होगा? शायद वो जो 18वीं पर्सनालिटी थी उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, मे बी उसे हैलुसिनेशंस हो रहे इतना थे। जबरदस्त हालुसिनेशन नहीं होता जो फ्यूचर प्रेडिक्ट तो कर दे, अब वो तो है ना? मैं एक साइंटिफिक टर्म से बता रही हूँ कि हाँ। मे भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि अगर कोई कहता है उसे भूत दिखते हैं तो हो सकता है दो केसेस है। फर्स्ट, आप भूतों में यकीन करते हो, आपकी फैमिली करती है, आप मान लेते हो भूत है। सेकंड, आप भूतों में यकीन भी करते हो पर आपकी फैमिली साइंस वाइंस की तरफ भी है, तो हो सकता है वो ये भी सोचे कि शायद आपको मेंटल प्रॉब्लम है। अगर आप मेंटल प्रॉब्लम लेके उसको इलाज करवाते हो और आपको इलाज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और आपके साथ कुछ ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ हो रही है, जैसे रात को आपको कुछ पैर उठ रहे हवा में या कुछ ऐसा हो रहा है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपकी फैमिली के साथ भी हो रहा है, तो आप एक बार सोच सकते हो नहीं ये तो वैसी ही चीज़ है, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी बीमारी आपको ऐसा तो नहीं कर रही कि आपकी फैमिली पे भी नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, आपके साथ कुछ बहुत ऐसे अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हो रही हो, इसलिए। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं, अगर किसी के साथ भी होती है, आई गेस किसी के साथ ना हो, सच में किसी के साथ ना हो, हाँ। ऑफ कोर्स। आई गेस जो ये रोजी का केस था, पहले उसने उसे साइंटिफिक तौर से समझा, उसके बाद उसने एक दूसरे तरीके से भी समझा कि मे भी हो सकता है उसे दिख रहा हो भूत उसकी पर्सनालिटी को, पर उसने अपनी तरफ से तो सब करा ना जो वो कर सकती थी। पुलिस को भी इन्फॉर्म करा, डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म करा, सही टाइम पे फैमिली को भी बता दिया, अब इससे ज़्यादा वो क्या करती। तो ये केस बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि आप या मैं बैठ के नहीं बता सकते कि ये हॉरर है या ये मेडिकल कुछ केस है या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। हम तो बस चर्चा कर सकते हैं और अपना एक व्यू दे सकते हैं, है ना। इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि 17 पर्सनैलिटीज को तो समझ आती है, और डेफिनेट ये होता है कि इसमें जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे परिचित में भी दिखाया, बट उन्होंने इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हार्ड टू एक्सप्लेन थी कि भाई अगर उसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ रहा है, फिल्म की बात भी करें तो जब वो इतनी मार खाने के बावजूद भी खड़ा है बिल्कुल, एक नॉर्मल इंसान कैसे खड़ा रह सकता है? मतलब बहुत ऐसी चीज़ है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना ह्यूमन ब्रेन पावरफुल भी बहुत है। जैसे अगर आपने कुछ केसेस सुने कि कहीं पे अगर आप ऐसे रियल केसेस है कि मान लो कोई बच्चा है और वो खतरे में आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल फॉर द स्टोरी, और ये रियल केस भी है, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है और माँ इतना ज्यादा वो हो जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो गाड़ी उठा लेती है। हाँ, नहीं वो तो इंस्टेंट पावर तो आती है। इसका Instant सबसे power इजी आती मैं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान कह रहा है भाई आज मुझे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है यार, मुझसे चला नहीं जाएगा। अचानक उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो भाई वो भाग के भागने पड़ेगा, लग जाएगा। है ना। उसके जो जितनी सारी पावर है ना वो उसको ब्रेन उसको सपोर्ट करेगा, और लेकिन टू सम एक्सटेंट। हाँ, ये पर इसके साथ ये भी चीज़ होती है ना कि ब्रेन और भी बहुत चीज़ें ऐसा करवा देता है जो आपको पता भी नहीं था आप कर सकते हो, है ना। कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई चोट भी लग रही है तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उस लेवल का पेन एंड्योर कर सकते हो, पर आप कर लेते हो। तो ब्रेन वैसे ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो कैसे वो खड़ा हो गया इतनी मार खाने के बाद नहीं पता, हो सकता है उसके दिमाग ने ये यकीन कर लिया कि ये तो दूसरी पर्सनैलिटी है ना, तो ये तो वो दर्द में होगा, मैं क्यों रहूं दर्द में, तो उसने उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी को दर्द में ही नहीं रहने दिया। लेकिन डेथ प्रेडिक्शन इज समथिंग एल्स। अगर हम अपरिचित की बात करें वो तो खुद मारता था। अगर हम अपरिचित की बात करें वो तो एक मूवी थी। डेथ प्रेडिक्शन इज अबाउट कि वो तो ये तो रियलिटी है, रियल केसेस हैं, तो इसको व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। आप अपना विचार बताइए कि क्या हो सकता है, क्या ये सच में साइंस है, स्यूडो साइंस, या फिर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। डी हो सकता है कि किसी के अंदर भी आ जाए, हालांकि मैं कहता हूँ कि ना ही है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी फिर वैसे ही नहीं रहती जब इंसान किसी पैरेलल चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। खैर मुस्कान, आज का जो पॉडकास्ट था बहुत ही बढ़िया था, एक लंबा पॉडकास्ट, लंबी डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब मुझे पता है कि आपने भी जाना है, वी आर गेटिंग लेट, मैंने भी जाना है, तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मुस्कान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ये टाइटल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक हैंडल होगा, तो वो हैंडल क्लिक करेंगे, वहाँ पे मुस्कान का चैनल ओपन हो जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, अच्छी स्टोरी नरेट करती है मुस्कान। इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप शॉर्ट जो कंटेंट है उसके शौकीन हैं तो इंस्टा पे जाके इनकी जो प्रोफाइल है उनको सर्च कर सकते हैं। जाते जाते मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।